आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। 42 साल पहले आज ही के दिन बीजेपी बनी थी। वो बीजेपी जिसने पहला चुनाव लड़ा था तो देश भर में 2 लोग चुनकर आए थे। 2 सांसद वाली पार्टी आज पीएम मोदी के लीडरशिप में अपने गोल्डन पीरियड में। एक फिल्म आई अभी क्रिकेटर प्रवीण तांबे पर। कौन प्रवीण तांबे? बड़ी अच्छी फिल्म है, देखिएगा। वैसे ही बीजेपी के लिए एक वक्त लोग कहते थे कौन बीजेपी। आज देश की राजनीति बीजेपी और पीएम मोदी के इर्द गिर्द घूम रही है और इसीलिए हमें लगा कि यह चैप्टर खोलकर समझना चाहिए कि एक पार्टी 42 साल में इतना कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई। उसने क्या किया ऐसा, किस हाल में थी और अब किस हाल में है, यह जानना बड़ा दिलचस्प है। बीजेपी की स्थापना कब हुई? बीजेपी के 42 साल देखिए। बीजेपी इसकी स्थापना हुई 1980 में, 1980 में, और इसके बाद 1984 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव लड़ा। पहला लोकसभा चुनाव इनका बतौर पार्टी वो था 1984 का साल। और उस चुनाव में क्या हुआ वो आपको बताता हूं। 1984 का लोकसभा चुनाव बीजेपी 224 सीट पर लड़ी, 224 पर, और जीती कितनी? मात्र 2 सीट जीती। जमानत कितनी सीट पर जब्त हुई होगी सोचिए? 108 सीट पर जमानत जब्त हो गई थी इस पार्टी की। यह थी वो बीजेपी 1984 में। इनका वोट शेयर 1984 में, इनका वोट शेयर जो इनको मिला था इतनी सीटों पर लड़ने के बाद और जमानत जब्त कराने के बाद, इनका वोट शेयर 1984 में था 7.74%, मात्र 8% के करीब। और इनको वोट मिले थे 1.82 करोड़, मतलब 1 करोड़ 42 लाख लोगों ने इनको वोट किया था मात्र। अब आज की बीजेपी से अगर इसको कंपेयर करें, यानी अगर हम 2022 में आ जाएं, 2022 में, इनके लोकसभा में सांसद हैं 301 और वोट शेयर इनका है कहां? 7% पे थे। वोट शेयर जो है, वोट परसेंट, वो करीब करीब मान के चलिए ये 38% के करीब। और वोट कितने मिले? जो 1 करोड़ 42 लाख वोट मिले थे वो इन 42 सालों में बढ़कर 23 करोड़ हो गए। 23 करोड़ लोगों ने वोट किया। कहां? 1 करोड़ 42 लाख से शुरू करके 23 करोड़ वोट पर यह पार्टी पहुंची। 7%, 8% से 38% वोट शेयर पर पहुंची। 1984 में बीजेपी के जो 2 सांसद जीते थे उनके बारे में आपको बताता हूं। इनके नाम भी बहुत लोगों को नहीं पता है। इनमें एक सांसद हैं चंदू पाटला रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के हनाम कोड़ा से जीते थे और कांग्रेस के नेता पीवी नरसिम्हा राव को हराया था। पीवी नरसिम्हा राव जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। यह सीट दोबारा बीजेपी कभी जीत नहीं पाई। दूसरे सांसद एके पटेल थे जो गुजरात के मेहसाणा से जीते। उन्होंने कांग्रेस के आरएस कल्याण भाई को हराया था। 1984 से यह सीट बीजेपी ने लगातार 5 बार जीती। बाद में एके पटेल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1998 में मंत्री भी बने। बीजेपी का गठन 1980 में हुआ था, लेकिन बीजेपी की बुनियाद इससे पुरानी है। बीजेपी का जन्म जनसंघ से हुआ था, जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। आजादी के बाद नेहरू कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री थे, लेकिन नेहरू की कश्मीर नीति और विदेश नीति का विरोध करते थे। अप्रैल 1950 में मुखर्जी ने मंत्री पद छोड़ दिया और जनसंघ का गठन किया। जनसंघ ने 1952 का पहला आम चुनाव लड़ा और मात्र 3 सीट जीती। कांग्रेस के उस दौर में भी भारतीय राजनीति में जनसंघ अपनी जगह बनाता जा रहा था। इसी बीच 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। आपातकाल यानी इमरजेंसी के बाद 1977 में लोकसभा चुनाव हुआ। जयप्रकाश नारायण ने विपक्षी दलों को एकजुट किया। जेपी आंदोलन आपने सुना है ना। विपक्षी दलों ने जनता पार्टी बनाई और नई पार्टी बनाई इस नाम से। जनसंघ समेत कई दलों ने जनता पार्टी में विलय कर लिया। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की बड़ी हार,
295 सीटों के साथ जनता पार्टी को बहुमत मिला। कांग्रेस 154 पर सिमट कर रह गई। यह देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी आजादी के बाद। लेकिन 2 साल बाद ही जनता पार्टी में मनमुटाव शुरू हो गया। जनसंघ के लोगों से कहा गया कि वो आरएसएस की सदस्यता नहीं ले सकते। जनसंघ तब तक जनता पार्टी में विलय हो चुका था। जनसंघ के लोगों ने इसका विरोध किया, कहा कि क्यों नहीं आरएसएस में जाएंगे भाई। और 1980 में जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का गठन। तो यहां से नींव पड़ी बीजेपी। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, लेकिन बीजेपी से पहले जनसंघ का चुनाव चिन्ह अलग था। भारतीय जनसंघ कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ थी। जनसंघ का मानना था कि आजादी के बाद कांग्रेस के शासन में देश अंधकार की तरफ जा रहा है और इसलिए जनसंघ के गठन के बाद दीपक को चुनाव चिन्ह बनाया गया। 1980 में बीजेपी के गठन के बाद चुनाव चिन्ह कमल का फूल रखा गया। दीपक से कमल के फूल पर आ गए। कमल के फूल की भारतीय संस्कृति में बहुत ज्यादा अहमियत है। आम जनमानस से जुड़ने के लिए बीजेपी ने कमल का फूल चुनाव चिन्ह बनाया। 1984 में 2 सांसदों वाली बीजेपी 42 साल बाद आज कहां पहुंच गई है, इसको अभी आपको समझा रहा कि कैसे 301 सदस्य लोकसभा में हैं। राज्यसभा में पहली बार 101 सदस्य हो गए हैं बीजेपी के। देश में कुल विधायक 1376 हैं। 18 राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार हो गई है। 18 करोड़ से ज्यादा तो इनके कार्यकर्ता हो गए हैं। दुनिया में बीजेपी से बड़ी पार्टी नहीं है। दुनिया की बड़ी पार्टियों के बारे में आपको बताऊं, अगर बीजेपी के 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य बताए जाते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लगभग आधे हैं, 9.5 करोड़ सदस्य, आधे से थोड़ा ज्यादा। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी 4 करोड़ 80 लाख इसके कार्यकर्ता हैं। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी 3.5 करोड़ सदस्य हैं इसके। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 करोड़ 80 लाख सदस्य हैं। पाकिस्तान की तहरीके इंसाफ 1 करोड़ 60 लाख सदस्य हैं इसके। तो बीजेपी से बड़ी पार्टी इस वक्त दुनिया में नहीं है। 18 करोड़ सदस्य हैं इसके। कभी बीजेपी की जमानत जब्त हो जाया करती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद तो बीजेपी जीत की गारंटी बन गई। नरेंद्र मोदी के नाम पर ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीते जो शायद सपने में भी खुद को चुनाव जीतता देखते तो डर के मारे उठ जाते कि यह कैसे हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी नाम की एक आंधी जब चली तो सबको साथ में खींच कर लेकर ले गए। और नरेंद्र मोदी खुद राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन गए या ब्रांड बन गए कह लीजिए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके जैसा मेहनत करने वाला कोई नेता आपको मौजूदा परिस्थिति में भी नहीं दिखेगा। मेहनत करने वाला कह रहा हूं। सरकारी योजनाओं का फायदा नीचे तक पहुंचाने की बात हो या फिर नई योजनाएं लागू करने की बात, पीएम मोदी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। चुनावों को लेकर बीजेपी का नजरिया भी पीएम मोदी ने बदला। 24 घंटे राजनीति करने वाली पार्टी बन गई। बीजेपी को पीएम मोदी की लीडरशिप में कई बार हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन कोशिश करने में नरेंद्र मोदी कभी पीछे नहीं रहे। चुनाव कोई भी हो, नरेंद्र मोदी प्रचार में पूरी ताकत लगाते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि फलाना जगह हार सकते हैं या वहां जीतने की गुंजाइश कम है तो नरेंद्र मोदी ने रैली नहीं की। पंजाब का लेटेस्ट उदाहरण है, जिस पंजाब में यह कहा गया कि बीजेपी की सीटें नहीं आएंगी, वहां भी नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। यह नहीं सोचा कि अगर सीट नहीं आएगी तो लोग कहेंगे अरे मोदी जी कहे कुछ नहीं। नहीं, मेहनत तो कर ही दो, रिजल्ट देखा जाएगा। आया तो आया, ठीक है। और चुनाव खत्म हुआ जिस वक्त लोग ये सोच रहे थे कि 5 राज्यों में 4 बीजेपी सरकार बना ली, 1 में आम आदमी पार्टी की बनी, अब आगे क्या होगा ये वो। उस नतीजे के अगले दिन 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी गुजरात में थे अपने गृह प्रदेश में लोगों से मिलने, और अगला चुनाव भी गुजरात में। अब कोई इस लेवल पर मेहनत करेगा तो कुछ तो रिजल्ट आएगा। नरेंद्र मोदी की चर्चा आज दुनिया में होती। वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अप्रूवल रेटिंग के मामले में पीएम मोदी के आसपास कोई दूसरा है ही नहीं दुनिया में। वर्ल्ड लीडर में बता रहा हूं, इंडिया के लीडर्स की बात नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 77%।
कोरोना का संकट आया, आर्थिक संकट आया, सब आया, कोई नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग को हिला नहीं पाया। 77%। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज 63% पर उसके बाद आते हैं। मतलब फर्स्ट और सेकंड में 14% का फर्क है। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी 54% पर, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स 45%, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 42% की अप्रूवल रेटिंग, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 42% की रेटिंग है, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति 41% की अप्रूवल रेटिंग है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 41% की अप्रूवल रेटिंग है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन 41% की रेटिंग है। कहां बड़े बड़े नेता 40-41% पे झूल रहे हैं और नरेंद्र मोदी की रेटिंग जो है वो नीचे आने का नाम नहीं ले रही। 77%। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से पहले की बीजेपी और उसके बाद की बीजेपी का अंतर भी आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से पहले बीजेपी की सरकार जो थी वो 7 राज्यों में थी। पीएम मोदी से पहले और यह है बाद, और यह आपको हाल बता रहा हूं बीजेपी का। पीएम बनने से पहले बीजेपी की सरकार जो थी वो 7 राज्य में थी। इस वक्त कितने राज्यों में सरकार है? 18 राज्य। मोदी फैक्टर का असर देखिए, कहां 7 राज्य में थे, कहां 18 में पहुंच चुके हैं। 11 राज्यों में इजाफा हुआ है। तब लोकसभा में 116 सांसद थे, ये लोकसभा का बता रहा हूं, एलएस। और राज्यसभा में कितने थे? 44 सांसद थे नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के पहले। अब लोकसभा में बीजेपी के सांसद हैं 301 सांसद, और राज्यसभा में 101 सांसद। ये नरेंद्र मोदी के पीएम बनने और मेहनत करने के बाद वाली बीजेपी। ये हुआ है, और ये मामूली बात नहीं है कि एक आदमी अपने कंधे पर एक पूरी पार्टी को लेकर चले। ऐसा नहीं, कार्यकर्ता मेहनत नहीं कर रहा है। आप जब बीजेपी को डिस्कस करते हैं तो उसके कार्यकर्ताओं में जो अनुशासन है वो आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ग्रास रूट लेवल पर जो काम है, कनेक्ट है, वो आपको चर्चा में लाना पड़ेगा। जो संघ का साथ मिलता है वो आपको चर्चा में लाना पड़ेगा। 42 साल में जमीनी तौर पर काम करके इस पार्टी को, इस कमल को इन लोगों ने खिलाया है। शुरुआती दिनों में बीजेपी को सवर्णों की पार्टी कहा जाता था, मतलब उच्च वर्ग की पार्टी, अपर क्लास की पार्टी। और इस छवि के कारण सालों तक देश की बहुसंख्यक आबादी से बीजेपी दूर रही। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वो कैसे हुआ आपको बताता हूं। पीएम मोदी ने गरीबों के बैंक खाते खुलवाए और योजनाओं की रकम कहा कि सीधा अकाउंट में डालो ना भाई, बीच में कोई चाहिए ही नहीं, डायरेक्ट रकम अकाउंट में डालो, डायरेक्ट ट्रांसफर, डीबीटी जिसको कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की पीएम मोदी ने ग्रामीण इलाकों पर ध्यान दिया। गांव में शौचालय का निर्माण करवाया, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, शहरी पार्टी होने की छवि को दूर कर दिया। छवि यह बना दी, अब तो कई लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को मिडिल क्लास की सुध नहीं। जो पार्टी पहले मिडिल क्लास की, अपर क्लास की बताई जाती थी, उस पर आज आरोप लगता है कि मिडिल क्लास का टैक्स नहीं घटाते, ये नहीं करते, इनकम टैक्स में छूट नहीं देते, तो ये मिडिल क्लास की पार्टी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिडिल क्लास तो फिर भी चला लेगा, एक काम करो तुम नीचे, जिस गरीब पर कोई ध्यान नहीं दे रहा उस पर ध्यान दो ना, उसको शौचालय दो, उसको घर दो, उसको बिजली दो, उसका अकाउंट खुलवा। और जो अभी आप सुनते होंगे, कई बार चर्चा में सुनते होंगे ना, यूपी इलेक्शन के बाद भी कई बार चर्चा में वर्ड आता है, लाभार्थियों का वोट बैंक तैयार कर दिया है, बेनिफिशियरीज का। जो वो कहते हैं कि गरीब बेईमानी नहीं कर सकता, जब आप उसके लिए करेंगे तो वो पलट के आपके लिए आएगा ही आएगा। किसानों के लिए योजनाएं बनाई, किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस किया, किसानों का भरोसा जीतने में काफी हद तक कामयाब हुए। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। उन्होंने न सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स में या अपने सरकार चलाने के तरीके में
एक अलग ही राह पकड़ी। नरेंद्र मोदी जो करते हैं, जो कहा जाता है इवेंट करते हैं, कई बार बाहर जाते हैं विदेश में तो लगता है जैसे रॉक स्टार की भूमिका में है। ये सब पहले तो नहीं था ना, पहले प्रधानमंत्री नहीं करते थे, उन्होंने अपना रास्ता चुना। उनकी विदेश नीति की बड़ी आलोचना हुई। आज उसका असर दिख रहा है ना कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई हमारा पाकिस्तान तो 2 कौड़ी का देश है, इसको कोई भी बताता है कि क्या करना है। इंडिया को देखो, इंडिया को कोई नहीं बोलता। अभी नहीं बोल पाया, अमेरिका हाथ पर मारता रह गया, नहीं बोल पाया इंडिया को। वैसे ही उन्होंने पॉलिटिक्स में भी इतनी कड़ी मेहनत करनी है, इसको खींच कर लाए पॉलिटिक्स के अंदर कि जीत रहे हैं तो बैठ नहीं जाना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने गरीबों, किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई और बीजेपी का बेस जो लाभार्थी वाला बना वो एक दिन में नहीं बना। जैसे पीएम किसान योजना, 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी इससे जुड़े। जो सिलेंडर बटा, 9 करोड़ लाभार्थी इससे जुड़े। जनधन खाता खुला, 44 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों का खुला, 44.5 करीब। 10 करोड़ लोगों को टॉयलेट मिला। पीएम आवास योजना में 54 लाख लाभार्थी जुड़ चुके हैं जिनको घर मिला, 54.5। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ लोगों को राशन मिला है। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं ये वाला अपना लाभार्थी वर्ग तैयार करूंगा और ये मेरी पॉलिटिक्स ये होगी कि उनको उनके लिए करके जीत लो। मोदी सरकार की इन्हीं योजनाओं ने बीजेपी को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। कहते हैं ना कि जो लीडर होते हैं वो सबको साथ लेकर चलते हैं। यह खासियत आपको नरेंद्र मोदी में दिखती है। प्रधानमंत्री होने के बाद भी वो खुद को सामान्य बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं। चुनावी जीत बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समर्पित करते हैं। बार बार कहते हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता ही बीजेपी की ताकत है। आज स्थापना दिवस के मौके पर भी पीएम मोदी ने फिर दिखाया कि वो क्यों लीडर है, क्यों पार्टी को आगे ले जा पा रहे हैं। जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भाषण दे रहे थे तो पीएम मोदी ने एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह अध्यक्ष का पूरा भाषण सुना। अभी जब योगी जी शपथ ले रहे थे, मैं गया था वहां लखनऊ में शपथ ग्रहण के दौरान, 40-42 डिग्री की गर्मी, भयंकर गर्मी, एकदम तेज धूप। लोगों ने कहा कि पीएम आएंगे और इतना बड़ा मंत्रिमंडल होगा, 40 लोग के करीब आसपास शपथ लेंगे, पीएम पूरा बैठेंगे, क्योंकि एक एक आदमी अगर मान लीजिए 1.5 मिनट 2 मिनट भी शपथ ले रहा है तो 1-1.5 घंटे चलेगा इतनी गर्मी में। बैठे रहे, हिले नहीं, क्योंकि वो कार्यकर्ता को भी लगा कि हर आदमी इनके लिए इंपॉर्टेंट है और उस मंच पर मौजूद हर शपथ लेने वाले मंत्री को भी लगा कि देखिए हमारा लीडर मौजूद है। ये आपको डिकोड करके बता रहा हूं कि बीजेपी कैसे ऊपर जाती है, क्यों ये सब होता है। दूसरी पार्टियों में ये सब कई बार मिसिंग होता है। आए, हाथ हिलाए, राजा टाइप आए और राजा टाइप चले गए। स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने परिवारवाद के खिलाफ फिर से हमला भी किया और केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी में भी परिवारवाद को लेकर बातें कही। उसका एक हिस्सा आपको सुनाना चाहता हूं, जरा सुनिए। कि अभी भी देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। तो परिवारवाद पर प्रधानमंत्री लगातार चोट कर रहे हैं। आपको याद होगा यूपी चुनाव के पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी उन्होंने परिवारवाद का जिक्र किया। परिभाषा भी बताई थी कि परिवारवाद का मतलब यह नहीं है कि एक परिवार से 2 लोग राजनीति में नहीं आ सकते। उन्होंने कहा था कि लेकिन एक ही परिवार का कब्जा हो जाए, उसी का अध्यक्ष बनेगा तो बनेगा, उसी का नेता सीएम बनेगा तो बनेगा और कोई बन ही नहीं सकता। यह घातक है इस देश में। परिवारवाद के खिलाफ पीएम मोदी बहुत सख्त रहे हैं।
यहां तक कि खुद बीजेपी में भी कई सांसदों और विधायकों के परिवार के सदस्यों के टिकट कट गए। ऐसी कई लोग परिवारवाद की वजह से मंत्री नहीं बनाए गए। खुद प्रधानमंत्री ने बीजेपी की बैठक में कहा था कि उनकी वजह से कई लोगों के टिकट कटे हैं। अच्छा, बीजेपी के स्थापना दिवस पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 13 देशों के राजदूतों को बीजेपी मुख्यालय पर आमंत्रित किया, उनसे मुलाकात की। बीजेपी को जानिए कार्यक्रम के तहत 13 देशों के प्रतिनिधियों ने उनसे बातचीत की। बातचीत में जेपी नड्डा ने बीजेपी के इतिहास के बारे में बताया, बीजेपी हेडक्वार्टर घुमाया। सिंगापुर, हंगरी, वियतनाम, बांग्लादेश के राजदूत बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। ये उसकी तस्वीर। अब ये तो विदेश से आए थे, वहां के दूत थे, राजदूत थे। लेकिन यहां बीजेपी क्या ऐसा कर रही है कि पार्टी का कमल जो है वो खिलता जाता है और हाथ खुजाते रह जाते हैं लोग। ये आज आपको समझ में आया हो। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।